बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, यानी ईद कुर्बान का दूसरा दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप अभी भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे ईद को। बड़ा अहम टॉपिक है इस मरतबा जो ईद आई वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक ब्लैक चैप्टर है। ऐसे दिन को ईद उल अज़हा या ईद मनानी पड़ी जो पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ा भयानक दिन था और इंतहाई तकलीफ़ और दुख के लम्हात थे, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ईद का एक त्यौहार है और एक इस्लामी त्यौहार है और सुन्नत इब्राहीमी है, तो इंसान जो भी वो मामलात, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें, उनको छुपा कर अल्लाह की ज़ात के लिए और अल्लाह पाक के लिए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को के इजहार के लिए इंसान अपने दुख और अपनी तकलीफ़ें यकीनन पीछे रखता है और अल्लाह के से ताल्लुक़ निभाने वाले रिश्ते को इंसान पहले रखता है। और इस सारी चीज़ें होने के बावजूद वो बहरहाल अपनी कुर्बानी और अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करता है। ये कैसा भयानक दिन था और इसके आज तक, इस वक्त तक इसकी सूरत हाल क्या है, हम इस पर बात करेंगे। अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं हारिस रऊफ़ साहब, उनके साथ एक बदतमीज़ी हुई। कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक हल्की सी बात कर ली जाए, लेकिन इससे पहले एक अर्ज़ करता चलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट्स किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें और मेरा चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल होते हैं और उन्हीं को देखकर मैं अपने अगले कंटेंट जो होते हैं उनको उनकी मैं तश्कील करता हूँ अपने कंटेंट, और उसी तरह मैं अपने कंटेंट जो होते हैं उनको चेंज करता रहता हूँ आपके कमेंट्स के हिसाब से। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि ईद की छुट्टियाँ तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें ट्रैवलिंग का शौक़ है वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। चूँकि ठंडे इलाके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि दिन के टाइम पे तो शायद घर से बाहर नहीं निकला जा सकता। तो बहरहाल इस वक्त लोग जो हैं वो ठंडे इलाकों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस वक्त तो मैं एक जो चीज़ है खदशा उसका इज़हार, सोशल मीडिया पे चीज़ें चूँकि आ रही हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ। जितनी भी ठंडे इलाका जाते हैं हमारे, जैसे मरी है, नारायण कागान या शुमाली इलाका जात जो भी हैं, वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो चुका है और लोग जो है वो रूम रेंट्स की मद में या जो आप फूड्स वगैरह वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी मद में ट्रैवलिंग चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि तो आपके लिए वो बड़ा मुनासिब नहीं होगा। मतलब है आप बिला वजह के आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, चूँकि ईद की छुट्टियों का रश है तो इस वजह से आपको ये करने पड़ जाते हैं। ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि एक तो रश की वजह से एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, दूसरे वहाँ पे रूम्स खाली भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, तो रश की वजह से और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंसानी जान खैर बड़ी कीमती चीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो ज़रूर करें। सियाहती इलाके हमारे जितने भी उनको ज़रूर विज़िट किया करें। ये हमारी चूँकि सियाहत जो है वो हमारी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो आप ज़रूर जाएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई पड़ी है, तो अगर आपने विज़िट करना है तो 10, 15, 20 दिन के आप इंतज़ार के बाद आप विज़िट कर लीजिएगा। एनीवे, मैंने ये कहा कि ईद कुर्बान जो थी एक बड़े पाकिस्तान की तारीख़ के भयानक दिन को ये आई, भयानक तारीख़ को आई और वो डेट थी 17 जून। 17 जून कौन नहीं जानता, आज 10 साल गुजर गए हैं। 17 जून 2014 को पाकिस्तान में मॉडल टाउन के अंदर एक ऐसा भयानक वाक़या पेश आया, एक जुल्म बर्बरियत की कैसी दास्तान रकम की गई जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में बहरहाल कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। ये एक ऐसा दिन था जब डॉक्टर तैयब कादरी साहब, जिन्होंने इनकलाब के लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने पाकिस्तान के इस मौजूदा करप्ट सिस्टम को चेंज करने की बात की थी। और आज अगर हम 10 साल के बाद देखें तो आज हमें समझ आ रही है कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी उनकी, वो गलत बात नहीं थी। वैसे तो असम्बली में आते ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर तैयब कादरी ठीक कहते थे, लेकिन आज अगर 10 साल के बाद हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ लगती है कि वो ठीक कह रहे थे जब उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़, कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम को, गरीब आवाम को बिलखसूस डिलीवर नहीं करता, बल्कि ये अशराफिया की सपोर्ट के लिए अशराफिया को फेवर करता है, अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ करता है और अशराफिया ही के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इससे अशराफिया फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान का आम गरीब मिडिल क्लास तबका जो है वो डे बाई डे रोज़ाना की बुनियादों पर वो गरीब तरीन होता जा रहा है और उन अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं कर पा रहा। इसलिए सिस्टम को चेंज होना चाहिए। जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई तो सब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छतरी की आड़ में एक ऐसा ब्लेंडर किया गया पाकिस्तान की तारीख़ का, एक ऐसी बर्बरियत और ऐसा जुल्म किया गया कि 14 लोगों को शहीद कर दिया गया। उसमें 2 ख़वातीन भी थी, हामला ख़वातीन थी, लोगों के जबड़ों में और औरतों के बिल्कुल जबड़ों में गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया। 100 के करीब लोग ऐसे थे जिन्हें गोलियों से छलनी किया गया और
اس وقت بھی ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں مطلب میں فزیکلی میں خود بھی جانتا ہوں، پرسنلی میرے وہ ریلیشن والے لوگ ہیں، وہ اس وقت بھی بیڈ پہ ہیں اور اس وقت بھی سمجھ لیں کہ آپ معذور ہیں۔ تو 100 کے قریب لوگوں کو گولیاں ماری گئی، 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ سارا کچھ جتنی بھی یہ کارروائی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پوری دنیا میں عام لوگوں نے یہ دیکھی، مطلب یہ کسی تحریک سے وابستہ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے عام لوگوں نے دیکھی، خواہ ان کا تعلق کسی اور ملک سے بھی تھا۔ 100 کے قریب چینلز ایسے تھے جو لائیو یہ ساری چیزیں دکھا رہے تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے سیکریٹریٹ پر، ان کی ایون گھر پر حملہ کیا گیا، ان کے کالج پر حملہ کیا گیا، جو شریعہ کالج ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پر حملہ کیا گیا، وہاں پہ رہنے والے عام لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے، اور یہ ایسے بھیانک بربریت تھی پاکستان کی تاریخ میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بدبختی اور بدقسمتی دیکھیں کہ اس پر آج تک کسی ایک شخص کو 1 منٹ کے لیے جیل میں نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بدترین واقعہ ہے، اتنا بدنما داغ ہے ہمارے انصاف کے اداروں کے ماتھے کے اوپر کہ آج تک کوئی ایک شخص 1 منٹ کے لیے بھی جیل میں نہیں گیا، تفتیش نہیں کی گئی، اور کوئی درجنوں کے قریب ڈاکٹر صاحب اور ان کے جو اس وقت جو کیس کو لیڈ کر رہے ہیں غالباً جواد احمد صاحب ہیں، درجنوں اپلیکیشنز ایسی ہیں جو عدالتوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور جن پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی تاریخ دی جاتی ہے، کبھی کوئی جج چھٹی پر چلا جاتا ہے، تو ایک اس کی پوری ہسٹری، وہ خیر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی رہتی ہیں ساری چیزیں، وہ تاریخ پہ تاریخ والی بات ہے، لیکن انصاف ابھی تک بہرحال نہیں دیا جا رہا۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھیانک بدترین واقعہ میں نے کم از کم آج تک نہیں سنا کہ جس میں ایک شخص کو 1 سیکنڈ کی جیل بھی نہیں ہوئی، اور اس میں پوری دنیا نے سارے مجرموں کو دندناتے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ تو پتہ نہیں، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ تو 9 مئی کے واقعے کی جو مذمت نہیں کرتا اسے بھی 6 مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو آیا وہ آپ نے دیکھو گا کہ کرینوں کو ساتھ الٹے لٹکا کر تفتیش کی جاتی ہے۔ تو یقیناً جناح ہاؤس بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ جگہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی جہاں پر معصوم بچے پڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاکستان کی عورتیں بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں جو حاملہ عورتیں تھیں اور ان کے جبڑوں میں گولیاں مار دی گئیں، لیکن اس پر ابھی تک انصاف نہیں دیا جا رہا۔ وہ جگہ بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی جہاں پر 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اگر میں کمپیریزن کروں اس جگہ کا اور جناح ہاؤس کا، تو میرے لیے بہرحال وہ جگہ زیادہ قابل احترام ہے جس جگہ پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن آج تک انصاف بہرحال نہیں دیا گیا۔ پتہ نہیں قوم کب جاگے گی، پتہ نہیں لوگ کب جاگیں گے۔ 10 سال تک انصاف نہ ملنا اور بلکہ انصاف کے اداروں کی طرح توہین کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو آواز اٹھائی تھی کہ پاکستان کا سسٹم کرپٹ ہے اور اس سسٹم کو بدلنا چاہیے، وہ بالکل درست تھی، اور یہ سسٹم کو واقعی بدلنا چاہیے۔ جو 14 لوگوں کی جانیں نکل گیا، جو 100 لوگوں کو اپاہج کر گیا، اور کئی ایک سینکڑوں ٹیلی ویژن چینلز نے لائیو دیکھا لیکن انصاف نہیں ملا، ایسے سسٹم کو بالکل پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اور بدلنا چاہیے۔ قربانی کی بات میں نے کی تو یہ چونکہ ہم نے جانوروں کی قربانیاں تو بڑی دے لی، خون کی قربانیاں جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں وہ تو ہم نے بڑی دے لی ہیں، لیکن اس قربانی پر ایک بڑی قربانی اور بھی ہمیں دینی چاہیے، وہ انا کی قربانی ہے، وہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، وہ اپنی آرزوؤں اور امنگوں کی، اور جو ہم نے بلا وجہ خواہشات اور جو ہم نے دوسروں کے لیے نفرت پال رکھی ہے اس کی قربانی ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت جو مجموعی طور پر اگر ہم حالات دیکھیں تو ہم ہر ادارہ، ہر کسی بھی اینگل میں ہم دیکھیں تو ہم گرو نہیں کر رہے، بلکہ ہم اجتماعی طور پر خسارے میں ہیں، اور اجتماعی طور پر ہم ضلالت ہے ہماری پوری دنیا میں ہماری ہو رہی ہے، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے ہماری ڈیموکریسی ہو، چاہے ہماری معیشت ہو، کسی بھی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی انا کو قربان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کے لیے تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو اس عید پر ہمارے اداروں کے سربراہان کو بھی، اور وہ لوگ بھی جو اپنی انا کے لیے، ضد کے لیے اس ملک اور اس قوم پر بلا وجہ برڈن ڈال رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایشوز میں قوم جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہے۔ ایک مزدور، یقین کریں میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں اس مرتبہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں لیے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مہنگائی اتنی ہے کہ وہ ان کی جو ڈیلی ان کی جو انکم ہے، جو دیہڑی ہوتی ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ڈیلی کا اپنا راشن پانی کا بھی بندوبست کر سکیں۔ کپڑے تو خیر بڑی دور کی بات ہے، میں یقین کریں میں آپ کو بڑے یہ تکلیف اور دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں نے وہ بچے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے ہیں جو وہی گندے میلے کچالے کپڑوں کے ساتھ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہیں جو پیسے والے لوگ ہیں کھاتے پیتے ان کے بچے تو خیر اچھی طرح جب تیار ہو کے نئے کپڑے ڈال کے نئے شوز ڈال کے نکلے، تو وہ غریب معصوم لوگ
मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके पास पहनने के लिए ईद के दिन नए कपड़े नहीं थे। गोश्त कुर्बानी करना ये तो बड़ी दूर की बातें हैं और अगले लेवल की बातें हैं। और मैंने इस बार मिडिल क्लास लोग ऐसे देखे हैं जो रूटीन के साथ कुर्बानी किया करते थे, लेकिन इस बार उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुर्बानी कर सकें। इवन और भी बड़ी बातें हैं, मैं किसी के कोई इस तरह की चीज़ें करना नहीं चाहता, तकलीफ़ और दुख जितना आपको बयान कर सकूँ इतना है। पूरी कौम समझती भी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस कौम पर रहम करना चाहिए, अब अपनी अना को कुर्बान करना चाहिए। मैं बड़ा ओपनली ये बात कर रहा हूँ, खा वर्दी में बैठे हुए जर्नैल हैं या हमारी असम्बली में बैठे हुए सियासतदान हैं, जहाँ कहीं जो भी इनके दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के गरीबों के लिए, इस मरतबा अगर ज़बह करना है तो खुदा का वास्ता है अपनी अना को ज़बह करें। अपनी ज़िद, अपनी जो बेजा ख्वाहिशात आपने पाल रखी हैं, एक छुरी उस पर ज़रूर चलाएं। जब आप उस अना को ज़बह कर देंगे, जब अपनी ज़िद को ज़बह कर देंगे, जब अपने गुरूर को ज़बह कर देंगे, जब अपने तकब्बुर को आप ज़बह कर देंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि कौम को नई ज़िंदगी मिलेगी। कौम की ज़िंदगी के लिए अगर आपको इतनी सी अपनी कुर्बानी करनी पड़ती है कि किसी एक बात पर आप बैकफुट पे चले जाएं, पीछे चले जाएं, बैठ के बात कर लें और कौम के लिए, इस मुल्क के लिए एक नया सिस्टम लेके आएँ ताकि ये कौम आगे बढ़े, इस कौम की महरूमियाँ ख़त्म हो और ये कौम जो है वो खुशी के साथ ईदें मना सके। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर। मैं हारिस रूफ साहब की बात करना भूल गया। अमेरिका के अंदर उनके साथ किसी ने बदतमीज़ी की और सोशल मीडिया पे इसको बड़ा उल्ट लिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि आपने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई आपके साथ वही होना था, कोई कुछ कह रहा है। तो देखें, वो भी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं। उनकी अपनी लाइफ, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये एक अलग बात है, उस पर आप ज़रूर तनकीद करें। लेकिन किसी की फैमिली पर बात करना, किसी के वालिदैन को गालम गलूच करना, आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता, किसी भी शख्स को कोई हक नहीं पहुंचता, खा उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क के साथ था। तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको डिस्करेज करूँगा कि हारिस रूफ साहब जो है उनके साथ जो कुछ भी हो, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी तनकीद जो है वो प्रोफेशनलिज्म पे होनी चाहिए, हमारी तनकीद जो है परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, हमारी तनकीद किसी की फैमिली पर, किसी के वालिदैन पर, उनके बीवी बच्चों पर नहीं होनी चाहिए। ये वाला एक अफसोसनाक बात है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो।